हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई आयोग की पुस्तक में से भारत निर्वाचन आयोग के भाग 3 की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे परिसीमन आयोग से। दोस्तों, परिसीमन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 में किया गया है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 82 का संबंध परिसीमन आयोग से है। इसके कार्य की यदि हम बात करें तो किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन कहलाता है। और दोस्तों, हमारे देश में यह कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग। दोस्तों, परिसीमन आयोग क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण वहाँ की जनसंख्या के आधार पर करता है कि इतनी जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होना चाहिए। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिसीमन का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रश्न यह आता है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तब आपके लिए याद रखना है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को हम परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है, ना कि अध्यक्ष। आपको यह बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। दोस्तों, भारत में अभी तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहली बार 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग, फिर 1962 द्वितीय परिसीमन आयोग, फिर 1972 तृतीय परिसीमन आयोग एवं चौथी बार सन 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम की। दोस्तों, ईवीएम का निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जो कि बेंगलोर में स्थित है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल जो कि हैदराबाद में स्थित है के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारू विधानसभा में किया गया था। दोस्तों, हमें यहाँ पर सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है कि भारत में ईवीएम का निर्माण 2 जगह होता है। पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में स्थित है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में स्थित है। और पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल के पारू विधानसभा में किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? 1982 में किया गया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। यह तथ्य भी मध्य प्रदेश में पूछे जाने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण रूप से आम चुनावों में किया गया। आपको यह तथ्य भी याद रखना है कि संपूर्ण रूप से आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो वर्ष 2004 में किया गया। पहली बार प्रयोग कहां पर किया गया? 1982 में केरल के पारू विधानसभा में किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? वर्ष 1998 में हुआ। संपूर्ण रूप से आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो वर्ष 2004 में हुआ। आपको तीनों सन याद रखने हैं, 1982, 1998 एवं 2004। दोस्तों, सबसे पहली बार 1982 में चुनाव हुए ईवीएम से। कहां पर? केरल के पारू विधानसभा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में पहली बार 1998 में एवं संपूर्ण रूप से आम चुनाव पहली बार ईवीएम से वर्ष 2004 में किए गए। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं ईवीएम मशीन की कुछ विशेषताओं की। दोस्तों, एक ईवीएम मशीन में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में 64 से अधिक प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा गलत प्रिंट है। एक ईवीएम मशीन में अधिकतम
64 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा था 64 से अधिक प्रत्याशी, जो कि गलत है। मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा 64 प्रत्याशियों को हम एक ईवीएम मशीन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक मशीन में रिकॉर्ड डेटा को 10 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ईवीएम का डिज़ाइन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव एवं रवि पवैया द्वारा किया गया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर चर्चा की ईवीएम मशीन के बारे में। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। दोस्तों, भारत में ईवीएम का निर्माण 2 स्थानों पर होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। दोस्तों, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारू विधानसभा में किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग वर्ष 1998 में किया गया था एवं पूर्ण रूप से आम चुनावों में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग वर्ष 2004 में किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनावों को हमारे देश में आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। एक ईवीएम मशीन में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। दोस्तों, एक ईवीएम मशीन में हम अधिकतम 64 प्रत्याशियों को शामिल कर सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में रिकॉर्ड डाटा को हम 10 वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। एवं अंत में हमने देखा कि ईवीएम मशीन का डिज़ाइन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स एजी राव और रवि पवैया द्वारा किया गया। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे वीवीपैट की। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। दोस्तों, वीवीपैट एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ईवीएम मशीन के साथ अटैच रहती है। इसकी सहायता से मतदाता अपने डाले हुए वोट को देख सकता है। इससे उसे संतुष्टि होती है कि मैंने जिसको वोट किया है मेरा मत उसी को मिला है। दोस्तों, यह एक हिसाब से आपके द्वारा डाले गए वोट की स्लिप होती है कि आपने जिस बटन पर प्रेस किया है मशीन ने भी उसी प्रत्याशी को प्रतिक्रिया दी है। तो पेपर ऑडिट ट्रायल में जो पर्ची आपको दिखती है वीवीपैट में, उसमें चुनाव चिन्ह या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर आप यह वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसको आपने वोट दिया था। दोस्तों, वीवीपैट का निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कुछ ही देर पहले हमने चर्चा की थी कि भारत में ईवीएम का निर्माण भी 2 जगह होता है और ईवीएम का निर्माण भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में स्थित है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2013 में नागालैंड में किया गया। दोस्तों, हमने देखा था ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के पारू विधानसभा में किया गया था। इसी प्रकार से वीवीपैट का पूर्ण रूप से प्रयोग 2017 में गोवा में किया गया। हमने देखा था वर्ष 2004 में ईवीएम का प्रयोग हमने संपूर्ण रूप से आम चुनावों में किया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम कंपैरिजन करते हुए और वीडियो के साथ ही साथ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको इस क्लास से ही सारे फैक्ट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएं। यदि आपको हमारा यह तरीका कि हम वीडियो के माध्यम से एक ही तथ्य को बार बार रिवाइज करते हैं, यदि आपको यह तरीका अच्छा लगे तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, तब हम आगे भी इसी तरीके को जारी रखेंगे। अब हम बात करते हैं संबंधित अन्य तथ्यों की। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस सारे देश में पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था और डेट हमने पहले ही देख ली है। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी सन 2011 को पहली बार हमने अपने देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। दोस्तों, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखने के साथ साथ यह सन याद रखना बेहद जरूरी है कि पहली बार हमने मतदाता दिवस वर्ष 2011 में मनाया था। दोस्तों, ईवीएम का पूरा नाम हम पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अर्थात ईवीएम। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, एम फॉर मशीन। वीवीपैट का पूरा नाम भी हमने देखा है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत
चुनाव संबंधी दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संविधान में 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? वर्ष 1985। और दोस्तों 52वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों मुझे लगता है इस समय सरकार को लगा होगा कि अब 18 वर्ष के बालक उतनी समझ विकसित कर चुके हैं कि वह मत डालने में सक्षम है। इसलिए वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों यहाँ हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया या 2011 से हमने इसकी शुरुआत करी। ईवीएम के पूरे नाम की हमने बात करी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट के पूरे नाम को हमने देखा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। 52वें संविधान संशोधन के बारे में हमने बात करी जो कि 1985 में हुआ था एवं जिसका संबंध दल बदल कानून से है। दल बदल कानून को हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों यहाँ से अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न बनता है कि अभी हमारे यहाँ पर वोट डालने की आयु 18 वर्ष है, इसके पहले वोट डालने की आयु क्या थी? तब आपको 21 वर्ष पर टिक करना होगा। दोस्तों प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि मत डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा करी गई? तब आपको आंसर करना है 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न यह भी बन सकता है कि आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए जो 61वां संविधान संशोधन लाया गया था या किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? तब आपको 1989 वाले ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको मौलिक अधिकार पर टिक नहीं करना है, ना कानूनी अधिकार पर टिक करना है। आपको टिक करना है वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। और वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी जो हमारा भाग 1 था कि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा करी गई है। उसी से हम कह सकते हैं हमें वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 के आधार पर प्रदान किया गया है और हमारा वोट डालने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे एवं प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में संपन्न हुए। आम चुनाव को हम लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। तो देश में पहली बार आम चुनाव वर्ष 1951-52 में संपन्न हुए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सीधा पहला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तब आपको सुप्रीम कोर्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। प्रश्न यदि आया राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहां पर इस बात की चर्चा की हुई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दोस्तों सुकुमार सेन भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं? तब आपको आंसर करना होगा सुकुमार सेन। और दोस्तों आपने देखा सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं चुनाव सुधारों के लिए गठित की गई समितियों की। दोस्तों यह सारी समितियां, इनके गठन का वर्ष एवं इनके द्वारा की गई सिफारिशें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना है। आप यह पुस्तक ले लें ताकि वीडियो के बाद आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप कम समय में इसका रिवीजन कर पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में
थोड़ा भी लाभ होता है तो आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक ऐसे लोगों तक, ऐसे ग्रुप्स में शेयर करें जहां पर दूसरे विद्यार्थी भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम चुनाव सुधारों के लिए गठित समितियों में। सबसे पहले बात करेंगे के संथानम समिति की। दोस्तों, इस समिति का गठन 1962 में किया गया। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हताओं को हमें बनाना है कि जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक कम से कम योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। यदि आप चुनाव लड़ने लायक योग्यता रखते हैं तभी आपको चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए। ऐसी सिफारिश की थी के संथानम समिति में। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो। परिसीमन का तात्पर्य है कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाना चाहिए। यह समय समय पर या लगातार निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लगातार सीटों को अपडेट किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे तारकुंडे समिति की। दोस्तों, तारकुंडे समिति का गठन 1974 में हुआ था। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं के संथानम समिति का गठन कब हुआ था, तब आपको आंसर करना है 1962। तारकुंडे समिति का गठन वर्ष 1974। इनके द्वारा सिफारिश की गई थी वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी, तो वह था 61वां संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस वर्ष में लाया गया था? वर्ष 1989 में लाया गया था। आपको यह दोनों तथ्य भी याद रखने हैं। और किस समिति ने सिफारिश की थी? तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी कि वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए। तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1974 में तारकुंडे समिति का गठन हुआ था। तारकुंडे समिति ने ही राइट टू रिकॉल की सिफारिश करी थी। दोस्तों, राइट टू रिकॉल का तात्पर्य होता है कि जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को यदि वह उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है उसको वापस बुला सकती है। इसको हम कहते हैं राइट टू रिकॉल। और इसकी सिफारिश भी तारकुंडे समिति ने करी थी जिसका गठन 1974 में हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो से हम फोकस कर रहे हैं कि आपके लिए एक तथ्य को हम इतनी बार बोल दें ताकि आपको वीडियो के माध्यम से ही वह तथ्य याद हो जाए। यदि आपको हमारा यह तरीका अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं जिससे कि हम इस तरीके को आगे भी जारी रख पाएं। अब हम बात करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति की। दोस्तों, इसके पहले हमने बात की के संथानम समिति, स्थापना 1962। तारकुंडे समिति, स्थापना 1974। दिनेश गोस्वामी समिति, स्थापना 1990। अब यदि प्रश्न आता है कि दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना कब की गई थी, तब आप आसानी से आंसर करेंगे वर्ष 1990 में। अब हम चर्चा करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की। दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति ने ही ईवीएम का प्रयोग करने की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था कि मतदाता पत्र फोटो युक्त होना चाहिए जिससे कि फर्जी मतदान ना हो पाए। लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का निर्माण हो, ऐसी बात भी या ऐसी सिफारिश भी दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। आपको 3 बातें याद रखनी है, सिफारिशों से संबंधित एवं सन याद रखना है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में। इनने 3 सिफारिशें की थी जिनमें करीब बहुत सारी सिफारिशें थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण सिफारिशों की बात हमसे की जा रही है क्योंकि सारी सिफारिशें याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण सिफारिशें इस पुस्तक में आपके लिए संग्रहित करके बताई हुई हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था ईवीएम का प्रयोग करिए, मतदाता जो पत्र होता है उसमें फोटो लगवाइए, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का निर्माण भी करिए। इसी क्रम में अब हम देखते हैं टी.एन. सेशन समिति। इसका गठन वर्ष 1992 में हुआ था। इन्होंने कहा था 1 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई प्रत्याशी 1 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो इसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। मान लो ए नाम का कोई प्रत्याशी है, उसने एक्स क्षेत्र से एवं वाई क्षेत्र दोनों से चुनाव लड़ा और व्यक्ति दोनों क्षेत्रों से जीत गया, तो एक व्यक्ति किसी एक सीट को ग्रहण करता है। मान लो इसने वाई सीट ग्रहण की, एक्स सीट खाली रह जाएगी, यहाँ पर फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा और उपचुनाव करवाने में जो खर्चा होगा
एवं जो सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का अपव्यय होगा उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए टीएन सेशन समिति जो कि 1992 में गठित हुई थी, उनने कहा था कि प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक प्रत्याशी को एक से अधिक क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि आर्थिक व्यय तथा प्रशासनिक मशीनरी का जो अपव्यय होता है, अपने काम से वो विमुख होते हैं, उस चीज़ को रोका जा सके। अब हम देखेंगे बोहरा समिति को, जिसका गठन 1993 में हुआ था, टीएन सेशन समिति के 1 साल बाद। इनने सिफारिश की थी राजनीति के अपराधीकरण की छानबीन करिए। ऐसी सिफारिश बोहरा समिति ने करी थी। इसका गठन वर्ष 1993 में किया गया था। अब हम देखेंगे इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसका गठन वर्ष 1998 में हुआ। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए, ऐसी बात करी थी इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। इससे फायदा होता, यदि चुनाव खर्च सरकार करती तो जो प्रत्याशी व्यक्तिगत स्तर पर सीमा से अधिक खर्च करने की जो शिकायतें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती एवं एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो पाती। इसलिए इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि वर्ष 1998 में गठित हुई थी, इसने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का जो खर्च है वह सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं जीवन रेड्डी समिति, जो 2011 में गठित हुई। इन्होंने कहा राजनीतिक दलों का चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध हो। हम देखते हैं जैसे ही चुनाव पास में आते हैं, उस समय गठबंधन नाम का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है। 2 दल मिलकर एक साथ हो जाते हैं, 3 दल मिलकर एक साथ हो जाते हैं, इस तरीके से। तो जीवन रेड्डी समिति ने कहा था कि चुनावी जो पीरियड होता है, जो चुनाव का समय होता है, उस समय राजनीतिक दलों के विलय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने सभी समितियों की बात करी। एक बार फिर से हम समितियों के सन को रिवाइज करते हैं। के संथानम समिति, आप भी दोस्तों आंख बंद करके कोशिश करिए याद करने की, किस समिति का गठन किस सन में किया गया था। हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। के संथानम समिति वर्ष 1962, तारकुंडे समिति का गठन वर्ष 1974, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990। इसके 2 साल बाद टीएन सेशन समिति का गठन वर्ष 1992। इसके 1 साल बाद बोहरा समिति का गठन वर्ष 1993, इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 एवं अंत में जीवन रेड्डी समिति का गठन वर्ष 2011 में। उम्मीद है आपको सारी डेट्स, सारे सन याद हो गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं राइट टू रिकॉल की। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे राइट टू रिकॉल की। दोस्तों, राइट टू रिकॉल में जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट ना होने पर या असंतुष्ट होने पर उसे पद से हटा सकती है। इसे हम कहते हैं राइट टू रिकॉल, मतलब वापस बुलाने का अधिकार। वैदिक काल के दौरान राजधर्म की अवधारणा राइट टू रिकॉल की अवधारणा के समान है। इस प्रणाली में प्रभावी शासन की कमी होने पर राजा को हटा दिया जाता था। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में अर्थात पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रश्न उठ सकता है, स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। दोस्तों, अनूपपुर जिले के पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया था। प्रश्न उठ सकता है कि पहली बार इस अधिकार का प्रयोग करते हुए किस जिले में प्रत्याशी को वापस बुलाया गया था? तब आपको आंसर करना है अनूपपुर। किसको वापस बुलाया गया था? पल्लविका पटेल को। अब हम बात करेंगे पिंक बूथ की। क्या है पिंक बूथ? दोस्तों, भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत पूर्व चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में की। तो दोस्तों, पिंक बूथ की शुरुआत कहां पर की गई?
बिहार विधानसभा चुनाव में कब की गई? वर्ष 2015 में की गई। दोस्तों, पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं होती हैं। ये बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन पुरुष भी यहां जाकर वोट डाल सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्र स्तरीय दलों की या राष्ट्रीय स्तर के दल, जिनको हम राजनीतिक पार्टियां भी कहते हैं। दोस्तों, इस टेबल में एक तरफ दिया गया है दल का नाम, फिर प्रतीक या चुनाव चिन्ह, फिर गठन का वर्ष एवं संस्थापक कौन थे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले दल से, जो कि राष्ट्रीय स्तर का दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, चुनाव चिन्ह है पंजा, हम सभी जानते हैं। इसका गठन 1885 में हुआ था एवं संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है बाली और हंसिया। इसका गठन 1925 में M.N. राय द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की। दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह है हंसिया एवं हथौड़ा। इसका गठन 1964 में हुआ। संस्थापक थे E.M.S. डांगे। फिर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव चिन्ह कमल का फूल, गठन 1980, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाज पार्टी BSP की यदि हम बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। इनका गठन हुआ था, या इस पार्टी का गठन हुआ था 1984 में। संस्थापक थे काशीराम। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह है दो फूल एवं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन वर्ष 1998 में हुआ। संस्थापक थी ममता बनर्जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह है घड़ी। इस पार्टी का गठन 1999 में हुआ। संस्थापक शरद पवार। नेशनल पीपल्स पार्टी, चुनाव चिन्ह पुस्तक, गठन वर्ष 2013, संस्थापक P.A. संगम। दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुनाव चिन्ह पंजा, गठन 1885, संस्थापक A.O. ह्यूम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव चिन्ह बाली एवं हंसिया, गठन 1925, M.N. रॉय संस्थापक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चुनाव चिन्ह हंसिया एवं हथौड़ा, गठन 1964, संस्थापक E.M.S. डांगे। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, गठन वर्ष 1980, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाज पार्टी BSP, चुनाव चिन्ह हाथी, स्थापना वर्ष 1984, संस्थापक काशीराम। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, चुनाव चिन्ह दो फूल, गठन 1998, संस्थापक ममता बनर्जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह घड़ी, गठन 1999, संस्थापक शरद पवार। नेशनल पीपल्स पार्टी, चुनाव चिन्ह पुस्तक, गठन वर्ष 2013, संस्थापक P.A. संगम। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो आप अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप हमारे वीडियोस को ऐसे व्यक्तियों तक या ऐसे ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें जहां पर विद्यार्थियों को हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हम चैनल पर आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, आपके लिए पाठ्य सामग्री, करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ आदि आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए इस बुक को खरीदने के लिए लिंक भी प्रोवाइड की हुई है। आप चाहें तो इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ।
लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।